माय चैनल। दिस इज आंशुलिका। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 5 इंपॉर्टेंट शक्तियां जो कि एक महिला को प्रोवाइडेड है। क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है? 5 चौंकाने वाले अधिकार जो हर महिला को पता होना इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा है आपने कि भारत में आज भी लाखों महिलाएं चुपचाप अन्याय क्यों सहती रहती हैं? वे घर में हिंसा का तो शिकार होती ही हैं, दफ्तर में भेदभाव झेलती हैं और कई बार तो अपनी संपत्ति के हक से भी अनजान रह जाती हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। हालात ये है कि अब उन्हें पता तक नहीं होता कि उनके साथ जो हो रहा है वो कानूनी तौर पर एक जुर्म है। बट हमें ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। ये चुप्पी अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होती है, क्योंकि वे उस कानूनी कवच के बारे में नहीं जानती हैं जो हमारे संविधान और हमारे कानून ने उन्हें दे रखा है। यही अज्ञानता उन्हें कमजोर और शोषण का शिकार बनाती है। पर अब और नहीं, अब हम जानेंगे, हम उन 5 शक्तिशाली और चौंकाने वाले अधिकारों की बात करेंगे जो हर भारतीय महिला को अपनी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए जानना ही चाहिए। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये आपके लिए असली ताकत हैं और इन्हें जानकर आप अन्याय के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 5वां अधिकार समाज की कई पुरानी सोच पर सीधा सवाल उठाता है। कौन से हैं वो 5 अधिकार? अधिकार नंबर 1 है, घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता है। जब हम घरेलू हिंसा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ही चीज आती है, मारपीट और शारीरिक चोट की तस्वीरें ही आती हैं। लेकिन कानून की नज़र में इसका दायरा बहुत बड़ा है और सही मायने में अगर इसे जाने या चौंकाने वाली बात है जो हर महिला को जाननी चाहिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मुताबिक आपके साथ होने वाले सिर्फ शारीरिक शोषण ही अपराध नहीं है। सोचिए, क्या ताने मारना, गालियां देना, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाना या आपको हर बात पर नीचा दिखाना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? कानून की नज़र में यह बिल्कुल है और इसे मानसिक और भावनात्मक शोषण कहते हैं। अगर आपको पैसों के लिए तंग किया जाता है, आपकी सैलरी छीन ली जाती है या ज़रूरी खर्चे नहीं दिए जाते, तो यह भी घरेलू हिंसा की का ही एक रूप है, जिसे आर्थिक शोषण कहा जाता है। हर चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह कानून आपको सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कई अधिकार भी बताता है और देता है। आप उसी घर में रहने का अधिकार मांग सकती हैं, चाहे वो घर आपके पति के नाम पर हो या किसी और के। इसे साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार कहते हैं। आपको अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आरोपी आपके पास नहीं आ सकता। आप अपने और अपने बच्चों के लिए आर्थिक गुजारे यानी मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपका ये अधिकार है। तो अगली बार अगर कोई यह कहकर आपको चुप कराने की कोशिश करे, हाथ तो नहीं उठाया ना, तो यह रखिएगा कि जख्म से शारीरिक शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर भी लगते हैं और कानून आपके हर जख्म को पहचानता है और आपको उसके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार देता है। तो यह है हमारा पहला अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा है आपका स्त्री धन। सिर्फ आपका है, पति का भी उस पर कोई हक नहीं है। शादी के वक्त और उसके बाद एक महिला को उसके मायके, ससुराल और रिश्तेदारों से जो भी तोहफे, गहने, पैसे या दूसरी चीजें मिलती हैं, वो सब स्त्री धन कहलाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का हक होता है, मालिकाना हक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह साफ किया है कि स्त्री धन पति और पत्नी की मिलीजुली संपत्ति नहीं है, ये स्त्री का अधिकार है। यह आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पर आपके पति या ससुराल वालों का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि संभाल कर रखने के बहाने महिलाओं से उसके गहने और कीमती सामान ले लिए जाते हैं। अगर आपका पति या ससुराल वाले किसी भी ज़रूरत के समय आपकी मर्जी से आपकी स्त्री धन का इस्तेमाल करते भी हैं, तो भी उन्हें वो आपको लौटाना ही होगा। अगर वो आपको स्त्री धन लौटाने से मना करते हैं
तो यह आईपीसी की धारा 406 के तहत अमानत में खयानत यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। इन सेक्शन 3162 ऑफ बीएनएस में आता है। यह अपराध माना जाता है। आपको इसके लिए कानूनी कार्रवाई करके अपना स्त्री धन वापस या ले सकती हैं। इसे दहेज समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपका स्त्रीधन है। दहेज लेना और देना अपराध है, जबकि स्त्रीधन प्यार और आशीर्वाद से मिला एक तोहफा है जो आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए आपको दिया जाता है। एक बड़ा जरिया है, इसलिए अपने स्त्रीधन को लेकर जागरूक होइए। यह आपकी आर्थिक आज़ादी की पहली सीढ़ी है, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे लिए ये आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं बात करती हूँ तीसरे अधिकार की, जीरो एफआईआर। आपकी शिकायत दर्ज करने से कोई भी थाना मना नहीं कर सकता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पर कोई मुसीबत आई और जब आप हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचे तो आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो आपको यह कहकर लौटा दिया गया कि ये हमारे इलाके का मामला नहीं है, जहाँ घटना हुई है वहाँ जाइए। यह एक बहुत आम और थका देने वाली स्थिति होती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ऐसा कर ही नहीं सकती। आपके पास जीरो एफआईआर का शक्तिशाली अधिकार है। जी हाँ, इसका मतलब है कि अपराध चाहे किसी भी थाने क्षेत्र में हुआ हो, आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। वह पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही घटना उसके क्षेत्र अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर ही क्यों ना हुई हो। दरअसल इस अधिकार की नींव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने रखी थी, और जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 जैसे नए कानूनों ने इसे और मजबूत कर दिया है। जब आप शिकायत दर्ज कराती हैं तो पुलिस उसे रजिस्टर करती है और उसका सीरियल नंबर 0 रखती है, इसलिए इसे जीरो एफआईआर का कहा जाता है। इसके बाद उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वह आपकी एफआईआर को सही थाने में ट्रांसफर करे। जी हाँ, यह अधिकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद जरूरी कारगर रास्ता है। अगर कोई पुलिस आपकी अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो यह कानून का उल्लंघन होता है। आप इसकी शिकायत तुरंत सीनियर पुलिस अधिकारी जैसे कि एसपी या कमिश्नर से या सीधे मजिस्ट्रेट से कर सकती हैं। याद रखिए, इंसाफ की लड़ाई में पहला कदम सही समय पर एफआईआर दर्ज करना होता है, और आपका यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि थानों की सीमाएं आपके इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बने। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथा अधिकार या चौथे नंबर का अधिकार है ऑफिस में आपकी सम्मान की रक्षा का कानूनी कवच, पॉश एक्ट। आज महिलाएं हर फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, जैसे भद्दे मजाक, गलत कमेंट्स या किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न। जी हाँ, पॉश एक्ट इसके बारे में बात करता है। इसी से निपटने के लिए भारत का कानून आपको एक बेहद मजबूत अधिकार देता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना या फिर रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे सब पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, इस एक्ट के थ्रू यौन संबंध बनाने की मांग करना, ये भी एक सेक्सुअल इशारे या भद्दी टिप्पणियां करना, अश्लील तस्वीरें या मैसेज भेजना या कोई भी ऐसा अनचाहा व्यवहार जो यौन प्रकृति का हो, सब शामिल है। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो चुपचाप नहीं रहिएगा। आप सीधे अपनी कंपनी की आईसीसी में लिखित शिकायत कर सकती हैं। आईसीसी को एक कोर्ट की तरह शक्तियां मिली हैं। वो गवाहों को बुला सकती हैं और सबूतों की जांच कर सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर दोषी कर्मचारी को नौकरी से निकालने जैसी कई कड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। यह कानून सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। अगर ऑफिस के काम से आप किसी ट्रिप पर हैं, क्लाइंट मीटिंग में हैं या फिर ऑफिस पार्टी में हैं और वहां आपके साथ उत्पीड़न होता है, तो वहां भी इस कानून के दायरे में आता है। आपका सम्मान आपका अधिकार है, और पॉश एक्ट यह पक्का करने के लिए आपकी सबसे बड़ा कानूनी हथियार है।
कि आप एक सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। जी हाँ, अगर मैं 5वें सबसे बड़े अधिकार की बात करूँ तो गर्भपात का अधिकार, फैसला सिर्फ आपका है। अब बात उस अधिकार की जिस पर समाज में अक्सर दबी ज़बान में या आवाज़ में फिर तीखी बहस होती है। भारत का कानून इस मामले में बहुत साफ और प्रगतिशील है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जी हाँ, एमटीपी एक्ट के तहत एक महिला को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है और इस फैसले के लिए उसे अपने पति का या परिवार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या महत्वपूर्ण चीज़ की बात करूँ या चौंकाने वाली बात की बात करूँ, यह अधिकार सिर्फ शादीशुदा महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि एक अविवाहित महिला को भी विवाहित महिला की तरह ही 24 हफ्तों तक गर्भपात कराने का पूरा अधिकार है। अदालत ने माना कि दोनों के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 समानता का अधिकार जो प्रोवाइड करता है उसका उल्लंघन होगा। कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाज़त देता है। इनमें शामिल हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर महिला बलात्कार या यौन हमले की शिकार हुई है, अगर वो नाबालिग हो, देन अगर गर्भ अवस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, जैसे विधवा या फिर तलाकशुदा हो जाना, अगर प्रेगनेंसी की वजह से महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, ये सारे कंडीशंस रखे गए हैं। अगर गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई गंभीर बीमारी या विकलांगता हो, बहुत गंभीर मामले में जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे का कोई बड़ी असामान्यता होने पर 24 हफ्ते के बाद भी मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भपात की इजाज़त मिल सकती है। यह कानून आपकी शारीरिक स्वस्थता, बॉडीली ऑटोनॉमी को मान्यता देता है। सीधे शब्दों में अगर मैं इसकी बात करूं, आपके शरीर पर पहला और आखिरी हक सिर्फ आपका है। जी हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसके बारे में बात करता है। पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत अधिकार है ये। यहाँ पे 30 वीक्स की प्रेगनेंसी भी अलाउ की है सुप्रीम कोर्ट में अपने रीसेंट जजमेंट में। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है। सो हर भारतीय महिला को पता ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कानून जानना काफ़ी नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना और दूसरी महिलाओं को भी इनके बारे में बताना उतना ही ज़रूरी है। जी हाँ, अगर इन 5 में से एक भी अधिकार आपको या आपकी किसी भी जानने वाले को पता होगा, तो इसका इस्तेमाल आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो यही मेरी एक कोशिश है कि मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, वो एक फ्रूटफुल आउटकम रहे, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे और मेरा मैसेज यही है कि आप अपने अधिकारों को प्रॉपर यूज़ करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दिस साइड अंशुलिका सोनी साइनिंग इट ऑफ। बाय एवरीवन।